हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा देर न करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि प्रीति अनिका के पास हेल्प के लिए जाती है। वह वहां जाकर प्रीति धीरे धीरे सांस लेने लगती है। अब तक प्रीति की सांसें उसके काबू में आ गई थी। अब प्रीति मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखकर कहती है, अनिका दी, आप ही बताइए, जो पहेली उनके जैसे ऑफिसर से नहीं सुलझी, वह मुझ जैसी छोटी सी डॉक्टर से कैसे सुलझेगी। प्लीज आप मेरे साथ एक बार चलिए, इट्स वेरी अर्जेंट। प्रीति की बात सुनकर अनिका के दिमाग में भूमिका की छोड़ी हुई पहेली से ज्यादा भूमिका को देखने की इच्छा होती है, क्योंकि रोहित का भी यही कहना था कि भूमिका अपने कमरे में होगी, जबकि अनिका ने भूमिका को न्यूज चैनल की फुटेज में दुर्घटना स्थल पर देखा था, वह भी खुद को पूरी तरह कवर किए हुए। इसलिए अनिका प्रीति से कहती है, ठीक है चलो, लेकिन पहले हम भूमिका के कमरे में जाएंगे। इतना कहने के बाद अनिका भूमिका के कमरे की तरफ चल पड़ती है। प्रीति अनिका के पीछे पीछे चलने लगती है और कहती है, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वह अभी सोई हुई होगी। अनिका कोई भी जवाब नहीं देती और आगे आगे चलती चली जाती है। अनिका के कदमों की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रीति को लगभग दौड़ना पड़ रहा था। कुछ देर लगातार सवालों की बौछार करने के बाद भी जब प्रीति को अनिका से किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब प्रीति भी चुपचाप अनिका का अनुसरण करते हुए भूमिका के कमरे की ओर बढ़ जाती है। इधर भूमिका भीड़ के बीच में से निकलकर एक और जाकर अपना फोन निकालती है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले कि भूमिका अपने फोन में कोई एक्टिविटी कर पाती, वह पास खड़ा व्यक्ति उसके फोन पर अपना हाथ रख देता है। उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसे ही ढका हुआ था जैसे कि भूमिका ने खुद को कवर किया था। एक पल के लिए भूमिका को ख्याल आया कि कोई उसका फोन उड़ाने के इरादे से छीनकर भागना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही भूमिका का घूमता हुआ मुका सामने वाले के चेहरे पर पड़ता, उसके कानों में सामने वाले व्यक्ति की आवाज पहुंच जाती है। यह क्या कर रही हो भूमिका, तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त किसी की कैद में हो। जरा बताओ कि वहाँ कैद में रहते हुए तुम अपने फोन का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो। अब भूमिका हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ। भूमिका इसके आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही वह व्यक्ति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी हर डिवाइस को हैक और ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बेहतर यही होगा कि अब तुम इन्हें थोड़ा आराम दो और खुद को भी। भूमिका जवाब देती है, अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। मैं इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्या करने आए हो। क्या तुम्हें नींद की जरूरत नहीं, या तुम्हें आराम करना बुरा लगता है। भूमिका को निखिल को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती। अब निखिल की मुस्कुराती हुई आंखें दिखाई देती हैं और वो कहता है, क्या और भी कोई है जो ये पता लगा सकता है कि तुम कब किस वक्त कहाँ हो, और ये बताओ कि तुम्हें क्यों पता नहीं होना चाहिए, और ये बताओ कि मुझे क्यों पता नहीं होना चाहिए कि तुम किस वक्त क्या करोगी। देखो, तुम्हारा सवाल ही गलत है, और रही बात तुम्हारे अगले सवाल की, तो मुझे ना आराम करना बुरा लगता है और ना ही नींद से कोई परहेज है, लेकिन तुम्हारी फिक्र ने मुझे दोनों से ही दूर कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी करते हुए कहता है, क्या तुम भूल गई, इस वक्त तुम मेरी कैद में हो। चलो मैं तुम्हें दोबारा से किडनैप करके ले चलता हूँ। इस बार भूमिका अपनी आंखों को छोटा छोटा करके उसे घूरती है और फिर बीती रात की घटना को याद करके हंस पड़ती है। अब निखिल कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम वह सब देख चुकी होगी जिसके लिए तुम यहाँ आई थी। दो पल की खामोशी के बाद भूमिका अच्छी तरह सोचकर जवाब देती है, हाँ मैं देख चुकी हूँ, चलो। ऐसा कहकर वह निखिल के साथ चल पड़ती है और कुछ ही देर में दोनों मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। निखिल खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भूमिका उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। रास्ते में निखिल भूमिका को बताता है, भूमिका हम सामने के दरवाजे से मारवा हाउस में नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर भूमिका निखिल के चेहरे की तरफ देखने लगती है, फिर एक पल के बाद कहती है, क्यों नहीं जा सकते। अब निखिल जवाब देता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी हकीकत का पता लगाने के लिए अब तक जाल फैलाया जा चुका होगा। दुश्मन के एक बड़े सवाल का जवाब तुम्हारी किडनैपिंग की सच्चाई के साथ उन्हें मिल जाएगा। अब क्योंकि तुम्हें डिवाइसेस के थ्रू ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अब मानवीय स्तर पर यह काम करवाएंगे। अब यह सुनकर भूमिका अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाते हुए कहती है,
एक मिनट, तुम अभी थोड़ी देर पहले भी यही कह रहे थे। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे ट्रैक क्यों नहीं किया जा सकता। अब निखिल ड्राइव करते हुए एक सेकंड के लिए भूमिका की तरफ देखता है और फिर वापस सामने देखने लगता है। फिर मुस्कुराता है और अंत में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और तुम जानती हो मुझे हैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे दोस्त को टक्कर दे सके या हरा सके। अब भूमिका हैरानी वाला भाव अपने चेहरे पर लाते हुए निखिल को छेड़ते हुए कहती है, दोस्त? अच्छा अच्छा। भूमिका के इस तरह के रिएक्ट करने पर निखिल के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और मुस्कान दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप से अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान लगाने लग जाता है। थोड़ी ही दूर आगे जाकर भूमिका और निखिल दोनों ही अपनी गाड़ी को बदल लेते हैं। मारवा हाउस का मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज परशुराम सूर्यवंशी की मदद से वे दोनों एक बंद टेम्पो में बैठकर पीछे की तरफ से मारवा हाउस में प्रवेश कर जाते हैं। इधर मारवा हाउस में अनिका भूमिका के कमरे तक पहुंच चुकी थी। वह भूमिका के दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ लगाती है तो वह खुल जाता है। क्योंकि वह लॉक नहीं था, इसलिए अनिका बिना किसी मशक्कत के भूमिका के कमरे के अंदर चली जाती है। साथ ही पीछे पीछे प्रीति भी कमरे के अंदर पहुंच जाती है। अंदर आने के बाद भूमिका अपनी निगाहें एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाकर भूमिका को ढूंढने लगती है। भूमिका का बिस्तर खाली पड़ा था, भूमिका वहां मौजूद नहीं थी। अब प्रीति आवाज लगाती है, भूमिका दी आप कहाँ हो? आप यहाँ अपने कमरे में हो भी या नहीं? ऐसा कहकर वह वॉशरूम की तरफ जाती है और उसके दरवाजे को हाथ लगाती है। कमरे की दरवाजे की तरफ वह भी खुला हुआ था, भूमिका वहाँ भी मौजूद नहीं थी। इसके बाद प्रीति बालकनी की तरफ चली जाती है, वहाँ भी भूमिका को नहीं पाती। कमरे में इधर उधर अच्छी तरह से देख लेने के बाद वह अपना चेहरा लटकाए हुए अनिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनिका कमरे में अंदर आने के बाद से लेकर अभी तक एक ही जगह पर सितर खड़ी थी। प्रीति की ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर अनिका उससे कहती है, मुझे मालूम है कि इस वक्त भूमिका कहाँ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भूमिका ने तुम्हें जो भी पहेली दी है उसे सुलझाने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है और आंखें चमक जाती हैं। ठीक उसी वक्त अनिका को अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उस पहेली को सुलझा दें। इस बारे में सोच सोच कर मेरा तो सिर घूमने लगा है। ऐसा कहकर भूमिका पीछे की तरफ से अनिका को हक कर लेती है। अनिका के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो भूमिका की तरफ घूम जाती है। अनिका की निगाह जब भूमिका के पीछे की तरफ जाती है तो निखिल वहीं खड़ा था। निखिल अनिका से कहता है, कुछ दिनों के लिए भूमिका का अंडरग्राउंड हो जाना बेहतर होगा, इसका बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर अनिका निखिल की तरफ एक सवाल भरी निगाहों से देखती है। निखिल अनिका के मन के सवाल का जवाब देता है, मैडम, दुश्मनों की कीमती चीज को छुपा कर लाने के लिए मुझे भूमिका की किडनैपिंग का नाटक करना पड़ा। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, भूमिका के साथ साथ मुझे भी मारवा हाउस में कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा, क्योंकि भूमिका मारवा का अपहरण करता मैं ही हूँ। तो इस हिसाब से मैं मारवा हाउस में ही सुरक्षित कैसे हो सकता हूँ? द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा के लिए ये पता लगाना बेहद आसान है कि उसकी बहन का अपहरण करता कौन है। अब अनिका निखिल की बात का समर्थन करते हुए कहती है, हाँ, यह अच्छा होगा कि दुश्मन कई सवालों में उलझा रहे ताकि वह सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाए। फिर अनिका भूमिका की तरफ देखकर कहती है, ऐसी कौन सी पहेली है जिससे यह प्रीति इतना परेशान है? इस बार भूमिका प्रीति की गर्दन पर अपना हाथ रख लेती है और मुंह बनाकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, इस प्रीति की परेशानी तुम देख पा रही हो, लेकिन मैं खुद उस पहेली से ही परेशान हूँ। ये तुम देखना ही नहीं चाहती हो। ठीक है, अपनी बहन और पति की बहन में कुछ तो फर्क होगा ही। अनिका को ऐसी बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह कभी इस तरह की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। अनिका ने आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भूमिका से इस तरह के मजाक की उम्मीद अनिका को नहीं थी। इसलिए वह अपने चेहरे से भूमिका को एक्सप्रेशन देती है। अब भूमिका मुस्कुरा कर कहती है, मजाक कर रही हूँ, ननंद भाभी से इतना मजाक तो कर ही सकती है। फिर आगे कहती है, वह पहेली बताने से समझ नहीं आएगी, देख कर ही समझ आएगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वह सभी सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रवेश करते हुए भूमिका अनिका से कहती है, एक तोहफा मैं तुम्हारे लिए मॉरिशस से लेकर आई थी, जो तुमने देखा था और उसे देखते ही कहा था, ये क्या है?
तो मुझे लगा शायद तुम्हें वह कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें अच्छा लगे कुछ ऐसा लेकर आई हूँ। ये दूसरा तोहफा मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से ही लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। अब तुम बारी बारी से दोनों को खुद ही अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद तय करो कि तुम्हें दोनों एक बराबर पसंद आए या उनमें से कोई ज़्यादा पसंद आया या फिर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। ऐसा कहकर भूमिका बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ निखिल की तरफ देखती है। निखिल हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके बाद भूमिका प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराती है। फिर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान की तरह जगह उसकी परेशानी दिखाई देती है और ये सुनते ही वह अपनी परेशानी का सतर जताने के लिए अपना एक हाथ चलते चलते भी अपने माथे पर 2-3 बार थपथपाती है। अनिका सिर्फ भूमिका की तरफ एक निगाह देखती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। भूमिका की इच्छा के अनुसार अनिका पहले एक कैबिन में जाती है और बाकी सभी बाहर खड़े रहते हैं। उसके ठीक कुछ ही देर बाद वह बाहर आती है और भूमिका की तरफ देखती है। इस बार भूमिका दूसरे कैबिन की तरफ हाथ कर देती है। अनिका इस दूसरे कैबिन की तरफ चली जाती है और फिर पहले की ही तरह कुछ देर में बाहर आती है। बाहर आने के बाद वह एक विवेकानंद पहुंच में खामोश होकर खड़ी हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अनिका और प्रीति दोनों ही मारवा हाउस के अंडरग्राउंड में पहुंच जाती हैं। वहीं पर पीछे से ही भूमिका भी आ जाती है। अब भूमिका उत्सुकतावश कहती है, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से हमारे उस उलझे हुए सवाल का जवाब देना है। अनिका कुछ कहती उससे पहले ही प्रीति अपने परेशानी वाले हाव भाव के साथ कहती है, क्या भूमिका दी, आपको मजाक सूझ रहा है या मेरा हलक सूखा जा रहा है? क्या एक ही कम थी जो आप दूसरी उठा लाई? ये कोई सवाल नहीं है बल्कि एक बवाल है, बवाल। इतना कहने के बाद वह भी अनिका के चेहरे की तरफ ताकने लगती है कि अब अनिका ही कुछ कहेगी। 2 पल बीत जाने के बाद अब अनिका कहती है, तुम्हें सिर्फ इसे देखने का नजरिया ठीक करना पड़ेगा और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम जिसे सवाल समझ रहे हो दरअसल वह एक बड़ी पहेली का जवाब है। इतना कहने के बाद वह प्रीति की तरफ देखकर कहती है, तुम इन दोनों के ब्लड सैंपल ले लो और उसकी रिपोर्ट पर फोकस करो। फिर भूमिका की तरफ देखकर कहती है, अब क्योंकि तुम हर वक्त मारवा हाउस में ही हो इसलिए पहले अच्छी सी नींद ले लो और उसके बाद इन दोनों को अलग अलग खुराक दो। उसके बाद सच झूठ सही गलत खुद सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, तुम कोई नई पहेली नहीं बल्कि हमारी पुरानी पहेली का जवाब लेकर आई हो। भूमिका कहती है, अब मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अनिका जवाब देती है, सब समझ जाओगी, थोड़ा वक्त और दो और रुको। एक बार ये जब बोलना शुरू करेंगी ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर एक पल रुक कर अनिका अपना हाथ आगे करके कहती है, अरे हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे लिए सरप्राइज मेरे पास भी है। ऐसा कहकर वह एक कैबिन की तरफ हाथ करती है और कहती है, तुम भी एक बार देख लो। ये सुनकर भूमिका के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ जाते हैं और वह अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेती है। एक पल का वक्त लेने के बाद वह निखिल की तरफ देखती है और फिर कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। निखिल भी उसके साथ साथ इस कैबिन की तरफ बढ़ चला जाता है। कुछ पलों के बाद भूमिका वापस आती है और कहती है, इट्स नॉट फेयर भाभी, मैं सोच रही थी कि तीसरी गिफ्ट के तौर पर तुम्हें यही देकर सरप्राइज करूं, पर तुमने तो मुझे ही शॉक कर दिया। अब अनिका पूरी तरह से अपनी जगह पर सिथर हो जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां भी इस वक्त एकदम शांत थी और आवाज में रोब सुनाई दे रहा था। अब अनिका कहती है, अब मैं और देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस अब बहुत हुआ। मुझे आकाश चाहिए, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। अनिका की बात सुनकर भूमिका हैरान होती है, लेकिन वह अनिका से कोई सवाल पूछ पाती उससे पहले ही अनिका प्रीति की तरफ देखकर कहती है, कोई भी उलझन हो तो तुरंत मेरे पास चली आना। इसके बाद भूमिका की तरफ देखकर कहती है, अगर ये मुंह न खोले तो तुरंत मुझे बताना। फिलहाल तुम्हारे लिए 2 नहीं 3 क्रिमिनल हैं जिनके तुम्हें मुंह खुलवाने हैं और जिनके मुंह नहीं खुलते उनसे सच उगलवाना मुझे आता है। इसके बाद वह तीनों की तरफ देखकर कहती है, एक पहेली कल रात मुझे भी मिली है, उसे भी अभी के अभी सुलझाना बेहद जरूरी है, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहने के बाद अनिका बिना किसी को कोई मौका दिए वहां से बाहर निकल जाती है। अनिका जल्द से जल्द परी के उस स्टैचू का रहस्य जानना चाहती थी। इस वक्त निखिल के लिए आराम करना जरूरी था, इसलिए वह यह काम उसे भी नहीं दे सकती थी। इसलिए वह इसे सुलझाने के लिए सीधा अपने रिसर्च लैब जाने का निश्चय करके आगे बढ़ती है।
अनिका के जाने के बाद भूमिका और निखिल सिगरेट अंडरग्राउंड में ही रुकने का फैसला करते हैं, इसलिए वह दोनों वहां बने हुए रूम्स में ही शरण ले लेते हैं, क्योंकि यही छिपे रहने का सबसे बेहतर तरीका था। इधर मॉरिसन्स में इंस्पेक्टर पुनरूपन अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसका एक हाथ चेयर की हैंडरेस्ट पर रखा हुआ था, जिसमें रिमोट पड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ की कोहनी टेबल पर टिकी हुई थी तथा हथेली की तर्जनी उंगली उसने अपने होठों पर रखी हुई थी। वह शेष उंगलियां मुट्ठी की तरह बंद थी। वह कैबिन की दीवार पर लगी हुई टीवी की बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दरअसल आज की ब्रेकिंग न्यूज इंस्पेक्टर पुनरूपन की मुस्कुराहट का कारण थी। एक चैनल पर दिखाया जा रहा था विमान विभाग का पूरा प्रशासन काफी परेशान है, लेकिन उसने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे निश्चिंत रहें। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी जिसे ठीक कर लिया गया है। दूसरे चैनल पर दिखाया जा रहा था विमान विभाग ने घोषणा की है कि अगले एक हफ्ते तक विमान सेवाएं आदि कर दी गई हैं, ताकि सभी विमानों का एक बार फिर से प्रशिक्षण किया जा सके। तीसरी चैनल पर दिखाया जा रहा था यह कैसे संभव है, ठीक समय पर प्रशिक्षण के बाद भी इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। एक अन्य चैनल दिखा रहा था देशवासियों, यह खुशी की बात है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान की खराबी विमान के उड़ने से पहले ही सामने आ गई, लेकिन सोचिए अगर यह घटना और एक घंटे के बाद होती तो क्या होता। एक अन्य चैनल पर सवाल उठाया जा रहा था इस घटना को सामान्य घटना की तरह नहीं लिया जा सकता। पुलिस प्रशासन को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि यह लापरवाही किस प्रकार से हुई। इंसान जल्दी के कारण विमान सेवाओं का उपयोग करता है, लेकिन इतनी जल्दी किसी को नहीं कि सीधा स्वर्गवासी हो जाए। यह सब सुनने के बाद पुनरूपन स्क्रीन को म्यूट कर देता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है यह घटना ठीक उसी समय पर घटी है जब उसने अपने काम को अंजाम दिया था। कभी कैमरा हैकिंग तो कभी सिस्टम हैकिंग, यहाँ तक कि एयरपोर्ट सिस्टम और एयरप्लेन सिस्टम की हैकिंग भी। यही सब सोचते हुए अब पुनरूपन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कोई भी ये नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ। इंटरनेट पर खलबली मची हुई थी, लेकिन पुनरूपन अच्छी तरह से जानता था कि यह सब कैसे हुआ। ये घटना अचानक से नहीं घटी थी, बल्कि किसी की प्लानिंग का हिस्सा थी। इस घटना की जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया था। यदि इसकी जड़ तक साइबर क्राइम पुलिस पहुंच पाती तो भी यह मुश्किल था कि वह उस क्रिमिनल को पकड़ पाती जिसने इसे अंजाम दिया था, जिसका नाम था निखिल। तभी उसे अपने फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। जब वह उस मैसेज को देखता है तो यह मैसेज किसी अलग तरह के नंबर से आया हुआ दिखाई देता है। पुनरूपन को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती कि यह मैसेज उसे इंटरनेट के जरिए भेजा गया है। जब वह मैसेज खोलता है तो उसमें लिखा था आई एम सॉरी, मैंने जो किया वह एक क्राइम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब तक तुम जान चुके होंगे कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा था ना कि सुबह तक तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरी स्थिति समझ सकते हो। शायद मेरी जगह होते तो यही करते। साथ ही यह भी यकीन है कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। इस पूरी कहानी में सबसे अच्छी बात यही है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि इस घटना में मैं एक क्रिमिनल हूँ, और यह क्राइम एक कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी योजना के तहत पूरा किया गया एक मिशन था। भारत के उस खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास यह एक इकलौता अवसर था। उसकी वजह से इस बार तुम्हारे सिविलियन खतरे में हैं। अगली बार न जाने कौन सी नई जगह चुनी जाती। इस तरह एक एक व्यक्ति को बचाने से अच्छा है कि उस क्रिमिनल को ही उसके सही घर पहुंचा दिया जाए। बाकी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम एक काबिल और कोऑपरेटिव अफसर हो। अगर जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा। मैसेज पढ़ने के बाद पुनरूपन अपने हाथ को नीचे करता है और वापस मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर दोबारा से जब फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। वह मैसेज अपने आप ही गायब हो चुका था। यह देखकर पहले उसे थोड़ी हैरानी होती है और फिर दोबारा से चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब वो यह कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है, जो इतने बड़े बड़े कारनामों को बिना किसी सबूत के अंजाम दे सकता है। भला वह मेरे फोन में सबूत के तौर पर यह मैसेज क्यों छोड़ेगा। इसके बाद वह अपने ही कैबिन में टहलते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, शायद ही इससे बेहतरीन हैकर दुनिया में होगा। मैं फैन हो गया हूँ तुम्हारा निखिल। काश मेरी टीम में भी कोई एक ऐसा साथी मेरे साथ होता।
इधर मारवा हाउस में रोहित अपने रूम में ही अनिका के लौटने का इंतजार करता है। जब काफी देर तक वह नहीं लौटती तब रोहित खुद भी सीक्रेट अंडरग्राउंड जाने का फैसला करता है। इधर वह अपने रूम से निकलता है कि तभी उसे चिराग मेहता की कॉल आ जाती है। चिराग कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अब रोहित जवाब देता है, नहीं चिराग, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने जो भी कहने के लिए फ़ोन किया है वो बात कहो। आई एम श्योर कि जिस काम के लिए तुमने फ़ोन किया है वह काम बेहद ही ज़रूरी होगा। अब चिराग समझ जाता है कि रोहित इस वक्त किसी दूसरे जरूरी काम से मारवा हाउस में रुका हुआ है और इस बीच वह कोई दूसरा काम नहीं चाहता। इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर चिराग आगे कहता है, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? कुछ नाजुक पहलुओं पर आपसे बात करना जरूरी है। ये सुनकर रोहित की तर्जनी उंगली और उसका अंगूठा उसके माथे की तरफ चला जाता है और अब वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचता है। फिर कहता है, मैं अभी तक इस बारे में अनिका से बात नहीं कर पाया हूँ चिराग, पर यह विषय इतना जरूरी है कि इस पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ। इसके बाद वह अपना रास्ता बदलते हुए चिराग मेहता की ओर बढ़ जाता है। इधर अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड में आते हुए यह सोच रही थी कि सबसे पहले वह रोहित से बात करेगी, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती है तो रोहित को वहां नहीं पाती। अनिका को अपने काम की इतनी जल्दी थी कि वह रोहित का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपना सेल फोन निकालकर रोहित को कॉल करने के बारे में सोचती है। लेकिन कॉल करने से पहले उसे ख्याल आता है कि रोहित खुद उससे जरूरी बात करना चाहता था। अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं होता तो रोहित यहाँ से नहीं जाता। इसलिए वह तय करती है कि जब तक रोहित वापस नहीं लौटता तब तक वह स्टैचू को अनलॉक करने की कोशिश करेगी और इस काम में उसकी असिस्टेंट एनी उसके लिए एक अच्छी सहायक सिद्ध होती, जिससे उसका काम अति शीघ्र पूरा हो सकता था। इसलिए वह उस स्टैचू और लैपटॉप दोनों को लेकर अपने सीक्रेट रिसर्च लैब में चली जाती है। इधर दमयंती देवी के किले में दमयंती देवी एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और बड़ी बड़ी आंखें एकदम से सिथर थी। चेहरा एकदम शांत व दोनों हाथ कुर्सी की हैंड रेस्ट पर रखे हुए थे और कमर बैक रेस्ट से लगी हुई थी। उसकी नजरें छत की ओर टिकी हुई थी। इस समय जितनी शांत वह ऊपर से दिखाई दे रही थी, अंदर से उसका मन उतना ही अधिक अशांत था। सामने से देखने पर उसका सिथर दिखाई देता हुआ शरीर अंदर से बवंडर की तरह अशांत था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। रक्त का दौरा सामान्य गति से कहीं अधिक गति पकड़कर बह रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि दमयंती देवी के मन में एक उथल-पुथल मची हुई थी। तभी एक स्त्री सिपाही आकर उससे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। उसके आने की आहट पाकर दमयंती अपने हाथों की उंगलियां हिलाकर उसे बोलने का इशारा करती है। दमयंती देवी की उंगलियों के अतिरिक्त शरीर में कहीं भी हलचल दिखाई नहीं देती। घूंघटपोश स्त्री अपनी सिर झुकाती है और फिर कहना शुरू करती है, माँ साहिब, ये पता चल गया है कि रोहित के बच्चे आज कहाँ गए हैं और किस रास्ते से गए हैं। इसके बाद इस बारे में सारी सूचना विस्तार से कह सुनाती है। बदले में दमयंती देवी भी सिर्फ कह देती है, लेकिन वह स्त्री फिर भी वहीं खड़ी रहती है। तब दमयंती देवी कहती है, क्या कोई शोक संदेश भी लेके आई हो जो इस तरह जमी खड़ी हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? वह स्त्री कहती है, माँ साहिब, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। आपके अप्सरा की जानकारी शायद उन लोगों को पहले से ही हो गई थी। अप्सरा का भी कोई पता नहीं है। न जाने वह कौन सा राज था जो अप्सरा और दमयंती देवी के मध्य गुप्त था, लेकिन इतना तो स्पष्ट था कि वह दमयंती देवी का खास मोहरा थी। दमयंती देवी को उस पर विशेष प्रकार का गर्व था और इसलिए वह बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई थी। अब यह सूचना देने के बाद उस स्त्री को विश्वास था कि दमयंती देवी का प्रकोप उसी के ऊपर निकलेगा, लेकिन इसके विपरीत दमयंती देवी अपनी जगह पर शांति से बैठी रहती है और कहती है, वह हमारा जितना नुकसान कर सकते हैं कर लेने दो, क्योंकि इसके बाद उन्हें बदला लेने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी हमें सिर्फ रिया चाहिए। बस एक बार हमें वह मिल जाए तो हमारे बाकी सारे प्यादे हमारे पास वापस आ ही जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। उस स्त्री के अचानक से बीच में आ जाने की वजह से दमयंती देवी अपने गहरे विचार मंथर से बाहर आ जाती है। अब उसका चेहरा एकदम सामान्य हो जाता है।
दमयंती देवी को पूर्ण विश्वास था कि रिया उससे मिलकर रहेगी, क्योंकि इस बार मिशन की बागडोर रुद्रमा देवी के हाथ में थी। दमयंती देवी अच्छी तरह से जानती थी कि छल के मामले में रुद्रमा देवी का कोई भी तोड़ नहीं है। इधर मल्होत्रा हाउस में अब तक कल रात की दुर्घटना की खबर मल्होत्रा हाउस तक भी पहुंच चुकी थी। मल्होत्रा हाउस के डाइनिंग हॉल में लगी हुई टीवी स्क्रीन ऑन थी। किशन मल्होत्रा सोफे पर बैठा हुआ था और उसके ठीक पीछे की तरफ अंजलि मल्होत्रा खड़ी थी। दोनों ही टकटकी लगाए स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था कि पार्टी हाउस में प्रवेश करना अभी भी संभव नहीं है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके अंदर जलती हुई आग अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी हाउस के अंदर मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं रहा है। खबर मिली है कि देर रात को आनंद सान्याल किसी जरूरी मीटिंग के बाद पार्टी हाउस लौट आए थे। इसलिए प्रबल संभावना जताई जा रही है कि देश के एक बड़े युवा नेता आनंद सान्याल हम सभी के बीच में नहीं रहे हैं। हमने उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के एक दिग्गज युवा नेता को भी खो दिया है। जब एंकर की यह आवाज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी, ठीक उसी वक्त श्वेता सीढ़ियों से उतर कर आती हुई नजर आती है। लेकिन घर में जिस तरह की शांति मौजूद थी, वह मीडिया में बताया जा रहा है हर एक शब्द साफ साफ सुन पा रही थी। दरअसल कल रात से घर लौटने के साथ साथ वह मानसिक रूप से भी काफी विचलित थी, जिसकी वजह से वह पूरी रात सो नहीं सकी थी, क्योंकि अभी तक वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि लक्ष्य उसे इग्नोर करके चला गया था। यही कारण था कि सुबह के वक्त जब उसकी आंखें लगी तो जब उसे उठने में काफी देर हो गई थी। अब यह दोपहर का वक्त था जब वह तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंच रही थी। यह खबर सुनते ही वह सकते में आ जाती है और अपने कानों से सुनी हुई बात की पुष्टि करने के लिए अंजलि मल्होत्रा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब उसकी निगाहें भी टीवी की स्क्रीन पर ही थी। उसके मुंह से सौते ही निकल जाता है, यह सब कैसे हुआ? श्वेता की आवाज सुनकर अंजलि और किशन दोनों ही उसकी ओर देखने लगते हैं। वे दोनों इस खबर में इतने खोए हुए थे कि अब तक श्वेता के आने का एहसास उन दोनों में से किसी को नहीं हुआ था। श्वेता का सवाल सुनकर अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके बाद कहती है, बेटा, न्यूज में दिखाया जा रहा है। इतना कहने के बाद वह अब तक की न्यूज चैनल की बाइट्स के द्वारा जो कुछ भी जान पाई थी, वह सब कुछ उसे विस्तार से कह सुनाती है। यह सब जानकर श्वेता के चेहरे पर भी एक मायूसी छा जाती है और अब उसे लक्ष्य के लिए काफी बुरा लगता है। वह अपने रिक्त चेहरे के साथ अंजलि की ओर देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। दरअसल वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसे रह रहकर एक बार फिर से रात की घटना याद आ रही थी और उसे फार्मेसी के दरवाजे पर मौजूद लक्ष्य का चेहरा याद आ रहा था। अब श्वेता किशन के पास जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अभी भी वह एकदम से शांत थी। अब अंजलि भी श्वेता के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अब श्वेता कहती है, आप सही कह रही हैं मम्मी, लेकिन क्या इस माहौल में हमारा लक्ष्य से मिलना संभव हो पाएगा? अब अंजलि जवाब देती है, शौक की स्थिति में दो ही शब्द पर्याप्त होते हैं कि हम दुख से जूझ रहे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। इतना कहने के लिए हमें सिर्फ 1 मिनट की जरूरत पड़ती है। तुम चिंता मत करो, अगर आज नहीं तो कल हम वहां पर जरूर जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी सभी बातों को एक तरफ रखकर हमारे साथ चलो, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य के साथ होना बहुत ही जरूरी है। श्वेता को अंजलि की बात सही लगती है और वह उसकी तरफ बिना देखे ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब श्वेता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किशन टीवी की स्क्रीन को बंद कर देता है। अब श्वेता फैक्ट्री जाने का ख्याल छोड़कर वापस अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर तक इधर उधर टहलने के बाद वह अपना फोन निकालकर लक्ष्य को कॉल करने की कोशिश करती है कि तभी उसे महसूस होता है कि लक्ष्य को कॉल करना उसके लिए एक बड़ा ही मुश्किल काम है। वह फोन को वापस नीचे कर लेती है और एक बार फिर से टहलने लगती है। अब अंत में खुद को समझा बुझाकर वह अपने आप को हिम्मत देती है और फिर लक्ष्य को फोन करती है। फोन पर रिंग को जाते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्य फोन नहीं उठाता। जैसे ही श्वेता फोन रखने लगती है तभी उसे आवाज सुनाई देती है, हेलो। यह आवाज थी लक्ष्य की, जिसे पहचानने में श्वेता को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अब श्वेता कहती है, हेलो लक्ष्य। इतना कहने के बाद वह एक पल के लिए खामोश रह जाती है।
लक्ष्य भी बिना कुछ कहे ही फोन को अपने कान पर लगा कर रखता है। अब श्वेता साहस बटोर कर आगे कहती है, मैंने टीवी में खबर सुनी है। आई एम सो सॉरी। इस वक्त मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें किन शब्दों से सांत्वना दूं, जबकि मैं खुद इस वक्त तुम्हारे लिए सिर दर्द का कारण बनी हुई हूँ। ये पूछने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं वहाँ आकर तुम्हें मिल सकती हूँ? इससे पहले कि श्वेता आगे कुछ कह पाती, लक्ष्य कहता है, भैया चाहते थे कि मैं तुम्हें अपना पूरा सच बता दूं। अब वह नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द और उनकी इच्छा दोनों ही अभी भी बाकी हैं। हम जल्द मिलेंगे और इस बार मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। इसके बाद एक पल के लिए फोन के दोनों तरफ खामोशी रहती है। फिर बड़े ही शांत स्वर में लक्ष्य आगे कहता है, और तुमने एकदम गलत कहा कि तुम मेरी परेशानी की वजह बनी हुई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है श्वेता। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं रहूँगा। तुम हमारी जिंदगी के लिए आसानी से कोई एक फैसला ले पाओगी और तुम्हारे फैसले के हिसाब से मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा। चाहे तुम्हारा फैसला मेरे लिए सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लक्ष्य से बात होने के बाद श्वेता गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है जो लक्ष्य के बारे में मुझे पता होना चाहिए था और मैं अब तक भी नहीं जानती। उसे अंदर ही अंदर डर भी सताने लगता है कि न जाने वह सच अच्छाई की ओर झुकेगा अथवा बुराई का पहलू साबित होगा। वह मन ही मन चाहती थी कि जो कुछ भी हो वह ऐसा हो जिससे कि उसके लिए लक्ष्य को अपनाना सहज हो जाए। इधर दोपहर ढल चुकी थी। बच्चों के घर वापस आने का समय हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से आज तीनों बच्चे अलग अलग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ जाते हैं। उनकी गाड़ियों के पीछे 5 और आगे भी 5 सिक्योरिटी टीम की गाड़ियां थी। फुल प्रूफ हाई सिक्योरिटी में उनकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। अभी वे ठीक तरह से आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए थे कि रोड डाइवर्जन की वजह से उन्हें हाईवे को छोड़कर शहर के बीच में बनी हुई सड़कों से गुजरना पड़ता है। इससे पहले कि यह रास्ता पूरा हो पाता, उनकी गाड़ियों को बीच में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि हमेशा के विपरीत आज इस स्थानीय सड़क पर काफी जाम दिखाई दे रहा था। जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक पल के लिए भी गाड़ियों को कहीं पर रुकना सुरक्षित नहीं था। इसलिए आगे वाली गाड़ी से कुछ सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद एक व्यक्ति से पूछता है, यह भीड़ किस लिए जमा है? तब वह व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े ही भक्ति भाव से बताता है, यहाँ पर एक पहुंची हुई साध्वी का डेरा जमा है। वे किसी भी इंसान के मन की बात को पढ़ सकती है। इसके अलावा किसी भी समस्या का समाधान देने में भी समर्थ है। किसी को संतान की समस्या हो अथवा धन की, किसी का सामान चोरी हो गया हो अथवा कोई अपना घर छोड़कर चला गया हो, कोई पुराने कोर्ट केस में फंसा हो अथवा पुलिस केस में, यह सभी समस्याएं उनके लिए चुटकी बजाकर खत्म करने जैसी है। कुछ चमत्कार तो हमने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखे हैं। उनके भक्तों का कहना है कि उनके दिए गए उपाय कभी भी असफल नहीं होते हैं, इसलिए लोग चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठे हैं। इसके बाद वह आदमी सलाह देते हुए कहता है, भाई आज की जिंदगी में समस्याएं किसके पास नहीं है? उन समस्याओं के समाधान सबको चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप भी जाकर आशीर्वाद तो ले ही लीजिए। इस तरफ कुछ ही देर में वह गाड़ियाँ पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि किस वजह से रास्ता जाम हो गया था। इसके बाद वह तुरंत ही अपने इंचार्ज को वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं, चीफ, इस जाम का खत्म होना किसी भी तरह से संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलना भी पॉसिबल नहीं है। इतना कहने के बाद वह सारी बात विस्तार से बता देता है। जैसे ही मौजूद इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड को यह पता चलता है कि यहाँ की स्थिति क्या है, वह तुरंत वापसी करने का फैसला लेता है। वह अपने वॉकी टॉकी से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देता है, सभी गाड़ियाँ वापस लो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। इससे पहले कि गाड़ियों को वापस लिया जाता, अचानक से ही उनके पीछे से और भी काफी ट्रैफिक आकर रुक जाता है। यहाँ से वापसी भी अब एक मुश्किल काम था। अब यह देखना होगा कि क्या दमयंती देवी के सिपाही रिया को किडनैप कर पाएंगे या नहीं। जानने के लिए कृपया अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ।